नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सेक्युलरिज्म का एक तरफा राग एक बार फिर से वो आलाप शुरू हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है। ये उनका वाजिब सवाल है। मेरा सवाल है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की बात करने से ही सच्चा सेक्युलरिज्म इस देश में साबित हो जाता है? क्योंकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक यानी मिनॉरिटी और 27 ओबीसी, 10 दलित और 5 आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष की सुई एक वर्ग पर आखिरकार आकर क्यों अटक जाती है? आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मैं इसका एक विश्लेषण भी दिखाऊंगा। और जब बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील की जाती है तब यही विपक्ष उस पर लीपापोती करने में लग जाता है। ये ज्यादा वोट देने की अपील थी, ये किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं थी। ये कहा गया, ऑफिशियली कहा गया, इसी चुनाव में कहा गया। इस देश ने हाल ही में वो ट्रेंड भी देखा है जब कथित सेकुलर ब्रिगेड ऑल आइज ऑन राफा वाली मुहिम में कूद पड़ी बिना जाने राफा कहां है, और मेरे युवा मित्र भी इसमें से हैं। लेकिन जब माता वैष्णो देवी के भक्तों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई तब ये लोग लापता हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म का प्रवाह एक तरफा हो सकता है? और सवाल यह भी है कि सेकुलरिज्म के नाम पर असल में भेदभाव कर कौन रहा है? सीएनबीसी आवाज पर आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। मोदी, मंत्री और मुसलमान, विपक्ष को दिखे रिक्त स्थान। नहीं बनाया लोगों को तो घृणा है ना उन लोगों को जी, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरी तरफ इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कि उसको मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश हो रही है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। जिस सरकार का प्रधानमंत्री चुनाव के बीच ये कहता हो कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी मुसलमान मंत्री को रखेंगे? मोदी कैबिनेट का ऐलान होने के बाद विपक्ष दनादन ये सवाल दाग रहा है कि आखिर मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। लेकिन आज कुछ आंकड़े दिखाने बेहद जरूरी हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम सांसद हैं। इस बार चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों की संख्या क्यों कम थी, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आज एक और दिलचस्प आंकड़ा देखना जरूरी है। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट पर कांग्रेस की शोभा बच्छव मात्र 3831 वोट से जीत गई। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा हैं। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, इनमें से हर क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार की जबरदस्त लीड थी। लेकिन मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस को एक तरफा करीब 2 लाख वोट मिले और बीजेपी को मात्र 4500। नतीजा ये हुआ कि करीब 3800 वोट से कांग्रेस की जीत हो गई। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमानों के नाम पर दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। द ग्रेट इंडियन सेकुलरिज्म, वोटिंग पैटर्न की इनसाइड स्टोरी बताने वाला विश्लेषण। धुले लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, क्योंकि मुस्लिम बहुल है। सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई आई, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में बीजेपी को वोट मिला 4542 और दूसरी तरफ वोट कितना पड़ा? तकरीबन 2 लाख। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 3831 वोटों से धुले लोकसभा सीट को जीत जाती है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बीजेपी का क्या दावा है? यूपी के रामपुर में एक गांव है जहां पर 100% मुस्लिम आबादी है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं वो 532 घर वहां मिले हैं, लेकिन बीजेपी को वोट कितने मिले हैं? ये 0 अंडा। अब मैं बढ़ता हूं, यानी अगर सबका साथ और सबका विकास है, मकान भी मिल रहा है लेकिन वोट नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्र सीट नसेहा मुस्लिम बहुल इलाका है। आरजेडी को वोट मिले 579, बीजेपी को वोट मिले 9। मैं बढ़ता हूं आगे। अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, उनका एक दावा है
एक को फैक्ट चेक कर लेते हैं। मुंबई की ये सीट है और वहां पर मानखुर्द बूथ नंबर 160, जहां पर बीजेपी को 0 वोट मिले और 422 वोट मिले उद्धव गुट को। जाकिर नगर एक इलाका है जहां उद्धव गुट को 5417 वोट मिले, 66 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और ये उज्जवल निकम की सीट की मैं बात कर रहा हूं। उज्जवल निकम फाइनली ये चुनाव हार जाते हैं और किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां, बीजेपी वोट जिहाद के आगे हार गई। पूर्वी दिल्ली सीट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने निकाला है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें सीलमपुर आता है, बाबरपुर आता है, मुस्तफाबाद आता है। वहां पर वोटों का कंपैरिजन देख लेते हैं, कांग्रेस के खाते में कितने जा रहे हैं और बीजेपी के खाते में कितने जा रहे हैं। ये नंबर आपके सामने है, ये नंबर आपके सामने है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, क्या वोट जिहाद की अपील ने वाकई असर दिखाया और एक मुश्त वोट पड़ा है, जो कि कुछ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के, मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है। अजय आलोक, आज की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां, वोट जिहाद के आगे हम हार गए। धुले लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो रही है। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल में आते हैं, वहां कांग्रेस को एक मुश्त 2 लाख वोट मिलते हैं और बीजेपी को 4,500 वोट मिलते हैं। बीजेपी कम मार्जिन से ही सही 3800 वोटों से वो चुनाव हार जाती है। तो वोट जिहाद की अपील तो काम करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ इलाकों में नहीं, निश्चित तौर पे अमीश, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट जिहाद जैसे यूपी में काम कर रहा था, वैसे महाराष्ट्र में, बिहार में हर जगह काम कर रहा था। और ये चुनाव के पहले ही ये हमारा अंदेशा भी था, मैंने कहा भी था 1-2 जगह कि मुस्लिम एन ब्लॉक वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए। और पहले तो ये भी होता था कि जो कैंडिडेट सबसे मजबूत है मुस्लिम, उसको वोट करेगा। इस बार एन ब्लॉक वोट कांग्रेस के लिए था और जहाँ जहाँ इनके सहयोगी लड़ रहे थे उनके लिए था, क्योंकि मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 1 पार्ट 2 राहुल गांधी निकाले थे, तो कुछ उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। फ़ायदा मिला। हम तो ये मान के चलते हैं कि हम जब अपनी चुनाव की शुरुआत करते हैं तो हम -20% नहीं, फिर यही तो आरोप है कांग्रेस पार्टी का। यही राशिद अल्वी का हो या तारिक अनवर का हो या तेजस्वी यादव का हो, उनका तो आरोप है कि आपने मुसलमान को तो एक मंत्री भी तक नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान में मंत्री हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य मुसलमान हैं, और वो भी इधर उधर नहीं, गुजर है, बिल्कुल कश्मीर के गुजर हैं, बकरवाला जिनको इन्होंने छोड़ दिया। ये तो मुसलमान को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी आप खुद ही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा घर मिले हैं रामपुर में, लेकिन रामपुर में लोगों ने वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री, एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी मुसलमान नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो उनके लिए हिंदू और मुसलमान का चश्मा नहीं होता है, उनके लिए चश्मा सिर्फ एक है और वो है भारतवासी। उनके लिए भारतवासी एक हो जाता है। अब हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत कैसे करनी है, ये ज्ञान लेने की हमें कांग्रेस से जरूरत नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी से और ना ही एआईएमएम से, जिसके नाम में ही मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों ने ही महाराष्ट्र में रिजेक्ट कर दिया साहब को। हद हाल है। तो ये आप देखिए, एक पैटर्न जो इन्होंने बनाया है, इस पैटर्न का खामियाजा यही भुगतेंगे। आज पेरिस में दंगे हो रहे हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार फुटेज आ रही है। क्यों हो रहे हैं दंगे? कभी सोचा है आपने? डेमोग्राफी पेरिस की बदल गई। जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां दंगे शुरू, फसाद शुरू, ये शुरू। और लोग जब झेलते हैं तब समझ में आता है। बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन तब भी देखिए, मुसलमान महिला कॉम्बिनेशन मिला, दीदी 29 सीट जीत गई, हम 12 पे आ गए। तो ये चलते रहता है, राजनीतिक चश्मा बदलने का तरीका है। हमें अपने वोट को, अपने विश्वास के वोट को, अपने काम के वोट को और कंसोलिडेट करना, हम उसी पे काम करते रहेंगे। लेकिन और हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। देखिए, इसमें मेरा काउंटर पॉइंट है। मेरा काउंटर पॉइंट है कि आपको लगता है कि काम पर वोट कंसोलिडेट हो रहा है? क्योंकि जो रामपुर का एग्जांपल है, वहां पर एक गांव में जब पीएम आवास योजना के तहत 532 घर मिले, लेकिन आपको 1 वोट नहीं मिला। अगर काम पे वोट मिलता तो उस 532 में 32 वोट तो आपको मिल जाते, 2 वोट तो मिल जाते, एक भी नहीं मिला। मेरी बात समझिए, 2 चीजें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, 2 चीजें हैं। काम पे वोट वहां मिलता है जहां पे पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई है। हम काम क्या कह रहे हैं? हम काम कह रहे हैं कि मुसलमानों में और शिक्षा पैदा करेंगे। हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह।
शिक्षा का जब सोच बढ़ेगी तो सांप्रदायिकता की सोच घटेगी। ठीक है। और जो मन में बैठा दिया गया ना कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है, इस डर को समय के साथ ही निकलना होगा, हम जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई साहब, सवाल बहुत बहुत बड़ा है और सवाल यह है, क्या जो वोट जिहाद की अपील थी उसका उसने काम करा, या उसके साथ साथ वोट जिहाद प्लस पीडीए का गेम जो था, गेम प्लान जो था, दोनों के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ दिया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में? अमित जी, देखिए, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, अब इसमें अजय आलोक जी चाहे जो कुछ बोल लें, लेकिन इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो मुंह की खाई है वो इस बात की खाई है कि जब एक तानाशाही वाला फैसला नोटबंदी का लिया गया था, जिसने कि कैश इन सर्कुलेशन जो पहले था उससे अभी डबल कर दिया गया है, ये उसकी वजह से इनकी हार हुई है। भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाओं में जो खून की कमी हो रही है, आज भारत की महिलाएं जो महंगाई से जूझ रही हैं, आज दुनिया के, मैं FAO का आंकड़ा बता रहा हूं कि आज दुनिया में अमीश जी खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, मगर भारत में खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। तो भारत की महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया। भारत के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए, भारत के किसानों को इन्होंने उग्रवादी कहा, 700 किसान शहीद हुए। इनके जो सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने लखीमपुर में किसानों को जीप चढ़ा करके जो शहीद किया, तो भारत के किसानों ने इनसे बदला लिया। लेकिन जनाब सवाल, जनाब आपने अपनी बात को 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट लिखा, अब काउंटर पॉइंट सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं करा जहां पर महिलाओं में खून की कमी हो रही है, यही कहा, और उसके अंदर तो विदाउट रिलीजन होगा, हिंदुओं में भी हो रहा होगा, ईसाइयों में भी हो रहा होगा, मुसलमानों में भी हो रहा होगा, जैनों में भी हो रहा होगा, बौद्धों में भी हो रहा होगा, सिखों में भी हो रहा होगा। मैं कहता हूं, अब आप मुझे बताइए, धुले ग्रामीण में सिंदखेड़ा की महिलाएं, धुले लोकसभा सीट में सिंदखेड़ा, धुले ग्रामीण और मालेगांव आउटर, बलगान और धुले शहर की महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वहां तो वो बीजेपी को जिता रही हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम इलाका आता है बीजेपी को वोट मिलता है 4542 और विपक्ष को वोट मिलता है, कांग्रेस जहां पर पार्टी है, 2 लाख, और फाइनली बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो ये मतलब एक ही एरिया के अंदर खून की कमी हो रही है, एक ही एरिया के अंदर महंगाई ज्यादा हो रही है, एक ही एरिया के अंदर बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा प्रोफेसर साहब। बिल्कुल इधर उधर अमीश जी नहीं घुमाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर एक विधानसभा में वोट नहीं मिला या एक बूथ पर नहीं मिला, तो मैं लॉन्ड्री लिस्ट निकाल दूंगा कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 या 60 बूथ ऐसे होंगे जहां पर इसी रेशियो में वोट कम मिला है। देखिए, लोकतंत्र में अमीश जी क्या होता है कि कहीं कोई बूथ आप जीतते हैं, कोई हारते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव सेट करती है ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो माहौल बनाया है, वो सागर खयामी का एक शेर सुन लीजिए, उससे आपको सब समझ में आएगा कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने जलाई हो, या नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम, नानक, ईसा तो नरम है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। अरे अमीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करते करते आज इनको समझ में आ गया है, जब वोट की चोट इनके ऊपर पड़ी है, जब भारत के हिंदुओं ने